तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जाने माने नाम टाटा मोटर्स की और स्टॉक मार्केट की उस पहेली की जिसने हाल ही में बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -39.62%। जी हाँ, ये टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस में सिर्फ एक दिन में आई गिरावट है, 14 अक्टूबर 2025 को। अब ऐसा नंबर देखकर तो किसी के भी मन में यही आएगा कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है ना? आमतौर पर तो ये किसी बड़े संकट का इशारा होता है। तो सवाल यही उठता है कि 14 अक्टूबर को आखिर हुआ क्या था? क्या मार्केट क्रैश हो गया या कंपनी के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि सच्चाई क्या है। और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। ये कोई मार्केट क्रैश या कोई बुरी खबर नहीं थी। असल में ये एक सोची समझी, पहले से प्लान की हुई कॉर्पोरेट एक्शन थी। और इस एक्शन का एक खास नाम है डीमर्जर। अब ये डीमर्जर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। डीमर्जर वो प्रोसेस है जिसमें एक बड़ी कंपनी को दो या दो से ज्यादा छोटी अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनियों में बांट दिया जाता है। इसको समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक कॉम्बो मील है जिसमें एक बर्गर और फ्राइज हैं। अब अचानक से रेस्टोरेंट उस कॉम्बो को हटा देता है और बर्गर और फ्राइज को मेन्यू पर दो अलग अलग आइटम की तरह लिस्ट कर देता है। वैल्यू तो उतनी ही है ना? बर्गर और फ्राइज की कुल कीमत अभी भी उतनी ही है, बस अब वो दो अलग अलग हिस्सों में दिख रही है। बस टाटा मोटर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा स्प्लिट, ये विभाजन आखिर काम कैसे करता है। सारा खेल इस एक अनुपात का है, 1:1, यानी 1:1। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी के पास पुरानी टाटा मोटर्स का एक शेयर था तो डीमर्जर के बाद उसे दोनों नई कंपनियों का एक एक शेयर मिल गया, मतलब एक के बदले दो। तो शेयरों की गिनती तो बढ़ गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो टोटल वैल्यू थी वो वही रही, बस दो हिस्सों में बढ़ गई। तो अब ये दो नई कंपनियां हैं, कौन कौन सी? पहली कंपनी है पैसेंजर व्हीकल्स की, यानी कि हमारी आपकी कारें, साथ में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और उनका प्रीमियम ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर JLR। और दूसरी कंपनी बनी कमर्शियल व्हीकल्स की, जिसमें ट्रक, बस, ये सारे बड़े वाहन आ जाते हैं। अब जरा कीमतों के एडजस्टमेंट को देखते हैं। ये टेबल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, 13 अक्टूबर को शेयर बंद हुआ 660.90 पर और अगले ही दिन 14 अक्टूबर को डीमर्जर के बाद ये खुला 399 पर। अब यहीं पर लोग कंफ्यूज हुए। लेकिन ये जो गिरावट दिख रही है वो असल में गिरावट है ही नहीं, ये तो बस कमर्शियल व्हीकल वाले हिस्से की कीमत है जो अब अलग हो गई है। तो फिर इसका हिसाब किताब कैसे हुआ? बहुत आसान है। वो जो 660 रुपए की ओरिजिनल वैल्यू थी ना, वो कहीं गई नहीं, वो बस बट गई। अंदाजा यह है कि उस 660 रुपए में से करीब 480 रुपए पैसेंजर व्हीकल वाले बिजनेस की वैल्यू मानी गई और बाकी के 180 रुपए कमर्शियल व्हीकल वाले बिजनेस की। अब इन दोनों को जोड़कर देखिए, वापस वही 660 रुपए बन जाता है। सिंपल। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर किसी ने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था तो उनकी होल्डिंग्स पर इसका क्या असर पड़ा? इसको जरा अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के नजरिए से समझते हैं। तो देखिए, जो रेगुलर इक्विटी इन्वेस्टर्स थे, मतलब जिन्होंने बस शेयर खरीद कर रखे हुए थे, उनके लिए तो मामला एकदम सीधा था। उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा। नई कंपनी के शेयर अपने आप ही उनके डीमैट अकाउंट में आ गए, टेंशन फ्री। हाँ, लेकिन जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग यानी MTF का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए चीजें थोड़ी अलग थीं। उनके लिए अलर्ट रहना जरूरी था। हुआ ये कि शेयर की कीमत एडजस्ट होने से उनके गिरवी रखे शेयरों यानी कोलैटरल की वैल्यू कम हो गई। तो उन्हें यह पक्का करना था कि उनके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे हों ताकि वो किसी भी मार्जिन कॉल से बच सकें। और अब बात करते हैं FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स की। उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी और ज़रूरी अपडेट थी। हुआ ये कि सारे के सारे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स 13 अक्टूबर को ही एक्सपायर कर दिए गए, मतलब समय से पहले। तो ट्रेडर्स के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो उस तारीख से पहले अपनी पोजीशन क्लोज कर दें या फिर फिजिकल सेटलमेंट के लिए तैयार रहें, जिसका मतलब है असली शेयरों की डिलीवरी लेना या देना। तो अब सवाल उठता है कि भाई इतनी बड़ी कवायद की आखिर जरूरत क्या थी? इस बड़े कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे कंपनी की सोच क्या थी? चलिए अब इसे समझते हैं। इसका मेन मकसद एक बड़े फैंसी शब्द में छुपा है, वैल्यू अनलॉकिंग। सोच ये है कि दोनों बिजनेस को अलग करके हर एक कंपनी अपने मार्केट पर पूरा ध्यान लगा पाएगी,
मतलब पैसेंजर व्हीकल वाली कंपनी पूरी तरह से ईवी और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर सकती है, वहीं कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी लॉजिस्टिक्स और फ्लीट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने पर। इससे क्या होगा, दोनों कंपनियां अपने अपने फील्ड में खास दिलचस्पी रखने वाले इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच पाएंगी। तो एक बार फटाफट से इन जरूरी तारीखों को फिर से देख लेते हैं। 1 अक्टूबर, वो दिन जब ये प्लान लागू हुआ, और फिर 14 अक्टूबर, जो कि रिकॉर्ड डेट थी। रिकॉर्ड डेट मतलब वो कट ऑफ डेट जिससे ये तय हुआ कि किन किन शेयर होल्डर्स को नई कंपनियों के शेयर मिलने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, अपने दो बड़े दिग्गजों पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स को अलग करके क्या टाटा मोटर्स ने कामयाबी की दो अलग अलग सीधी राहें बना दी हैं, या फिर इस बंटवारे ने दोनों को अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।